हेलो गाइज, नमस्ते। हेलो गाइज, गुड इवनिंग। मेरा नाम प्रदुमन तिवारी है। मैं जो है उत्तर प्रदेश एसआई 2021 के लिए अभी फ़िलहाल मैथ्स की क्लास ले रहा था। उसमें जो है मैथ्स में हमारा जो चैप्टर है वो परसेंटेज, हमने परसेंटेज से स्टार्ट किया है और परसेंटेज में हम लोग 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अच्छा, ये हमारा 5वां वीडियो है। ये वीडियो आप देखें। और जो है हमने जैसा कि आपको बताया था कि पिछले 4 वीडियो में हमने उन बच्चों के साथ लेके चल रहे थे जो एकदम शुरुआत से अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो हमने एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाया था। लेकिन आज के क्वेश्चन थोड़े से लेवल इसका थोड़ा ऊपर रखा है हमने। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना प्यार दें। ठीक है, तो हम अपना जो है और हाँ, हम बता दें कि जो है हम जो है कुछ भी स्टार्ट करने से पहले अपना जो है वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम जो है कुछ ना कुछ नया लाते हैं। तो आज हम संविधान, भारतीय संविधान जो हमारा उत्तर प्रदेश एसआई में भारतीय संविधान एक मूल रूप से इस पर ज़्यादा वरीयता दी गई है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें जो है हमने आज अनुच्छेद को कवर किया है। तो हम डेली जो है शुरुआती 5 मिनट में अनुच्छेद को अपना कवर करेंगे। तो इससे जो है हमारा धीरे धीरे ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज जो है इसकी जो प्रस्तावना है और कहानी है जो संविधान की, ये हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन जो है आज जो इम्पोर्टेंट है अपना, वो आप आज सुन लीजिए। ठीक है, शुरुआती 5 मिनट। फिर इसके बाद हम अपने परसेंटेज का पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो भारतीय संविधान है इसके बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे। जो जानता है, नहीं जानता है तो इस वीडियो से आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। भारतीय संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय जो संविधान है, इसके अनुसार ही हमारा जो लॉ है, हमारा पूरा देश है, इसी के आधार पर पूरा सिस्टम चलता है। तो इसमें क्या है कि 1949 में मूल रूप से संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद यानी आर्टिकल, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में क्या है, 450 अनुच्छेद हो गए हैं, 22 भाग हो गए हैं, 12 अनुसूचियाँ, अनुसूचियों की संख्या 8 थी जो अब हो गई है 12। अच्छा, अब जो है भाग 1 क्या है? भाग 1 है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भारत कई राज्यों का संघ है। भारत जो है कई राज्यों का संघ है। कई सारे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, ये सब मिलकर भारत का निर्माण करते हैं। तो उसी के बारे में भाग 1 में वर्णन किया गया कि अनुच्छेद 1 से 4, आर्टिकल 1 से 4 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो जो है अनुच्छेद 1 में क्या है, आर्टिकल 1 में है संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। अपने संघ का नाम, भारत का नाम जो है भारत है, इंडिया है, आर्यावर्त है। तो ये सब भारत के नाम है, प्राचीन नाम है। अच्छा, और इसके राज्य क्षेत्र, और इसका जो राज्य क्षेत्र है, कहाँ से कहाँ तक क्षेत्र है, कहाँ से कहाँ तक इसकी सीमा लगती है, तो इसमें सब पूर्ण वर्णन अनुच्छेद 1 में किया गया है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश तथा निर्माण, मतलब कि भारत में आज़ादी के समय से लेकर अभी तक कई राज्य थे। फिर जो है उनका जो है उनसे कई राज्य बने। तो भारत में नए राज्यों का प्रवेश भी हो सकता है और नए राज्यों का निर्माण भी हो सकता है। अच्छा, अनुच्छेद 2 का में निरसित है। इसका अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन, नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं। अच्छा, और संविधान में क्या कहा गया, वर्तमान राज्य, जो हमारे वर्तमान राज्य के क्षेत्र हैं, जो क्षेत्र है, सीमा है, इनको जो है हम परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब जो गवर्नमेंट है अपनी इनको परिवर्तन कर सकती है और नामों में परिवर्तन भी कर सकती है और इसके नाम भी बदल सकती है। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4 में क्या है, पहली अनुसूची, जो 8 अनुसूचियाँ थी 1949 में, अब है 12 अनुसूचियाँ। जिसमें पहली अनुसूची तथा चौथी अनुसूची है, उसमें संशोधन कर सकते हैं तथा अनुपूरक आनुषंगिक पारिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन जो विधियाँ बनाई गई, रूल बनाए हैं, उनके अंतर्गत जो है इसमें जो है पहली तथा चौथी अनुसूची में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे आज अनुच्छेद 1 से 4 तक कंप्लीट हो गए, संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1। कल जो है भाग 2 बताया जाएगा शुरुआती 5 मिनट में। नेक्स्ट क्लास होगी जो हमारी, और टोटल जो भाग हैं 22 हैं। ठीक है, तो उन सब के बारे में धीरे धीरे आने वाली वीडियो में कवर हो जाएगा। इसके बाद अनुसूचियों के बारे में बता देंगे। फिर इसके बाद जब हमारा पॉलिटी स्टार्ट होगा तो उसमें हम विस्तार से जो है भारतीय संविधान के बारे में चर्चाएं करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो समझ में आ गया होगा तो आप जो है नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। हम फिर सब स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, तो
मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। तो आज जो है हम स्टार्ट करते हैं अपना वही परसेंटेज के लिए क्लास। हमने बेसिक स्तर के और जो एवरेज, बेसिक में जो है सारे एवरेज क्वेश्चन थे। एवरेज क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि किसी भी परीक्षा में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो एवरेज क्वेश्चन ही आते हैं, और 20 से 30% आते हैं थोड़ा लेवल, जो थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं वे आते हैं। कठिन क्वेश्चन कोई नहीं आता है परीक्षा में, थोड़ा सा उनका लेवल बढ़ा देते हैं, थोड़ा उसको घुमा देते हैं, बस इतना है। ठीक है, तो आज जो है परसेंटेज की प्रतिशत की इसको परसेंटेज की पार्ट 5वां है, 5th है। ठीक है, तो उसका पहला क्वेश्चन है आज का। देखिए, गौर कीजिए। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। 3:2 के अनुपात में हैं। 3:2 के अनुपात में हैं। ठीक है, यदि 20% लड़के, यदि 20% लड़के, यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां तथा 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हों, यानी स्कॉलरशिप मिली हो इन्हें, छात्रवृत्ति धारक हों, तो विद्यालय के उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए। तो विद्यालय के उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए। उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है, जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिला है, जो छात्रवृत्ति धारक नहीं। अच्छा, अब देखो, एक विद्यालय था जिसमें लड़के लड़कियों का अनुपात 3:2 है, और बॉयज जो है 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हों, तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत हमें बताना है जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है। तो हम लोग देखते हैं, गौर फरमाइए। बॉयज और गर्ल्स, इनका रेशियो हमें दे रखा है 3:2। ठीक है, हमने क्या माना, लेट कि विद्यालय में टोटल छात्र कितने हैं, 100 हैं। टोटल छात्र 100 हैं, ये अनुपात में है, तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 2x। 3x + 2x = 100, तो 5x = 100 और x = 20। तो लड़के क्या हो गए, 20 × 60 और लड़कियां कितनी होंगी, 40। ठीक है, आगे बढ़ो। वो कह रहा 20% लड़के तथा 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हों। अब हमें लड़के पता चल गए कितने, 60 है। अब 20% लड़के छात्रवृत्ति धारक हैं, हमें पूछा है छात्रवृत्ति, उनको बताइए जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है, यही तो पूछा है। तो हम सीधा निकालते हैं छात्रवृत्ति धारक नहीं। अगर हम ये निकालेंगे तो उससे घटाना पड़ेगा, तो सीधा निकालते हैं। अब सीधा होगा 20% लड़के, तो अब बचे कितने, 20% लड़के छात्रवृत्ति धारक है। छात्रवृत्ति धारक कितने नहीं बचे, 100% होता है, तो 80% बचे। तो 60 का 80% जो है बॉयज, जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है। 60 का 80% क्या होगा, 20 × 80, 20 × 100, 12 × 25 60, 12 × 48। ऐसे लड़के हो गए 48 जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है। और गर्ल्स की बात करें, गर्ल्स कितनी थी, गर्ल्स थी 40। अच्छा, 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं, तो 75% बची जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है। 25 × 75, 25 × 4 = 4 × 40, तो आज बची 30। तो टोटल बॉयज और गर्ल्स हो गए जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है, कितने हो गए, 78। 30 और 48, 78 हो गए, 78। टोटल हमने कितने माने थे, परसेंटेज चाहिए हमें, छात्रवृत्ति धारक का परसेंटेज चाहिए। तो टोटल कितने हो गए, प्रतिशत चाहिए जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है। टोटल कितने थे, 100
इंटू परसेंटेज भी ये तो 100, तो कितना परसेंटेज आ गया? 78% ऐसे छात्र और छात्राएं हैं जो जिनके पास जो है स्कॉलरशिप नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:2 दे रखा था हमने, मान लिया 3x और 2x है। फिर हमने टोटल विद्यालय में छात्रों की संख्या मान ली 100, छात्र में छात्र और छात्राएं दोनों आ जाती हैं, लड़के और लड़कियां दोनों आ जाती हैं। तो हमने निकाल लिया यहाँ से 20, यहाँ से पता चल गए छात्र जो है हमारे 60 हैं और 40 जो है क्या है लड़कियां। हम लोग ये सब ना करते, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए करते सीधा रख देते हैं। इसके बाद बॉयज, ऐसे बॉयज हमने निकाल लिए जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है, तो कितने आए? 48। गर्ल्स कितनी आई? 30, टोटल हो गए 78। अब हमें ऐसे जो है छात्रों का प्रतिशत चाहिए जो हमें छात्रवृत्ति धारक नहीं है, तो हमें सीधा लगेगा 78 है और 100 जो है टोटल है इंटू 100% चाहिए, तो 78% आ गया। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रेज करें। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेज करो। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एजेंट है भाई, एक एजेंट को 10,000 रुपये तक की बिक्री पर 10,000 रुपये तक की बिक्री पर 5% तथा इससे अधिक की बिक्री पर अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है। 4% कमीशन मिलता है। ठीक है, यदि कुल बिक्री पर कमीशन काटकर कमीशन काटकर शेष धन वह कंपनी को 31,100 में दे 31,100 रुपये में दे, तो ज्ञात कीजिए कि उसने कुल कितनी बिक्री की, अब देखिए, अब अगर एक एजेंट है जिसमें 10,000 रुपये तक की बिक्री पर 5% तथा इससे अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है, यदि कुल बिक्री पर कमीशन काटकर शेष धन वह कंपनी को 31,100 रुपये लौटा दे, तो ज्ञात कीजिए उसने कुल कितनी बिक्री की। तो हमने माना उसकी बिक्री है, सॉल्यूशन देखो, गौर कीजिए। कुल बिक्री मान ली हमने, टोटल बिक्री मान ली x है। ठीक है, टोटल बिक्री x है। 10,000 रुपये तक का 5% मिल रहा, 10,000 रुपये तक का, ये फर्स्ट पॉइंट मान लो, 10,000 रुपये में 5% कमीशन मिल रहा, तो कितना कमीशन हो गया? 500 रुपये, यानी 500 रुपये कमीशन हो गया। इसके बाद दूसरा क्या है? वो कह रहा कि 4% कमीशन मिलता है यदि कुल बिक्री पर कमीशन काटकर शेष दोनों कंपनी 31,100 घटा दो। यदि हम कुल बिक्री से 10,000 रुपये घटा दें तो 10,000 के ऊपर का निकल आएगा। इस पर कितना मिलता है? 4% कमीशन, 25, तो ये हो गया, यहाँ लिख दो x माइनस 10,000 बटे 25। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? यदि कुल बिक्री पर कमीशन काटकर शेष दोनों कंपनी को 31,100 लौटा दे। अच्छा, इसका कुल कमीशन क्या हो गया? कुल कमीशन, पहला कमीशन, दूसरा कमीशन, कुल कमीशन हो गया, पहला है 500 और दूसरा कितना है? x माइनस 10,000 बटे 25। सॉरी, हाँ ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 25 पंचे 125, 12,500 प्लस x माइनस 10,000 बटे 25 बराबर, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है,
12,500 से 10,000 गए तो 2,500 प्लस एक्स अपॉन 25। ये क्या हो गया? कुल कमीशन हो गया। ठीक है, अच्छा हमारा कुल कमीशन आ गया, कुल कमीशन आ गया। अच्छा 31,100 लौटा दो। अच्छा अगर हम कुल कमीशन हमारा आ गया है, अगर हम शेष धन निकालें, शेष धन जो हम लौटा रहा था, तो शेष धन कैसे निकालेंगे? अगर हम कुल बिक्री से, कुल बिक्री एक्स है, कुल कमीशन घटाते हैं, कुल कमीशन क्या है? 2,500 प्लस एक्स। ये समझने, यही गौर कीजिए इसमें, घटा दें तो हमारा शेष धन आ जाएगा। तो घटाओ भैया, 25x माइनस 2,500 प्लस एक्स बटे 25 बराबर 24x माइनस 2,500 बटे 25। ठीक है, अच्छा ये जो शेष धन है वो उसने कंपनी को लौटाया है, वो कितना है? वो कितना है? 31,100, यही तो है 31,100। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। 24x माइनस 2,500 बराबर 25 एकम 25 2 25 एकम 25 2 27 2 25 से 75 2 77 सॉरी 7,77,500। ठीक है, अच्छा तो 24x बराबर ये हो जाएगा कितना? 7,80,000। ठीक है, 7,80,000 हो गया, तो x बराबर निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा? 7,80,000 बटे 24 से काटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 24 दिया 72 6 0 72 24 दूनी 48 24 दूनी 48 24 दूनी 48। ठीक है, 5। हाँ तो x बराबर कितना आ गया? 32,500। ठीक है, तो जो है x 32,500 है, यही हमारी कुल बिक्री आ गई। और कुल बिक्री हमसे क्या है पूछी थी, तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। एक एजेंट को फिर से समझा देते हैं, एक एजेंट को 10,000 रुपये तक की बिक्री पर 5% तो इससे अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है। एक एजेंट है, कमीशन के लिए काम करता है। यदि कुल बिक्री पर कमीशन काटकर शेष धन में कंपनी को 31,100 लौटा दे तो ज्ञात कीजिए उसने कुल कितनी बिक्री। हमने मान लिया कुल बिक्री एक्स है, कुल बिक्री एक्स है, तो जब उसे 10,000 रुपये के 5% कमीशन मिल रहा, 10,000 रुपये में कितना % कमीशन मिल रहा? 5%। हमने निकाल लिया कितना मिला उसे? 500 रुपये। फिर वो कह रहा कि 10,000 से अधिक की, 10,000 तक की बिक्री, फिर इससे अधिक पे 4% कमीशन मिल रहा। इससे अधिक क्या होगा? अगर हम कुल बिक्री में से 10,000 घटा दें तो इससे अधिक का आ जाएगा, वो हमने घटा दिया। फिर इस पर क्या है? 4% कमीशन मिल रहा, कितना आ गया? ये कुल कमीशन, इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया? इसके बाद ये इतना आ गया शेष धन। शेष धन क्या होगा? अगर हम कुल बिक्री में से कुल कमीशन काट दें तो यही तो हमारा शेष धन है, और ये कितना है? ये। ठीक, तो बस हमने x की वैल्यू निकाल ली, और x की वैल्यू हमने क्या माना था? कुल बिक्री। तो हमारी कुल बिक्री कितनी आई? 32,500 रुपये आई, और उसने 31,100 लौटाई, तो उसने कहीं ना कहीं कितना कमीशन मारा? बताओ, घटा दो 3100। जैसे अगर पूछ ले, सॉरी क्या घटा दो? ये घटा दो 31,100। ठीक है, 0 0 5 से 4 2, यानी कहीं ना कहीं 1,400 रुपये उसे कमीशन मिल गया। इसके लिए वो काम कर रहा है। ठीक है, ये तो कुछ पूछा नहीं था। खैर समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताए, इरेज कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो तो ठीक ही है, वो तो आपकी प्रैक्टिस के लिए, वो तो आप जो है अपना जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, लेकिन जो है इसके साथ साथ आप जो है बुक्स खरीदें और अपनी खुद प्रैक्टिस करें। हम हर टाइप के क्वेश्चन बता पाएंगे, हर क्वेश्चन नहीं करा पाएंगे, समझ रहे आप? ठीक है, इसके बाद तीसरा है, तीसरा क्या है? एक अधिकारी के मासिक वेतन का, एक अधिकारी है, ऑफिसर है, एक अधिकारी के मासिक वेतन का, एक अधिकारी के मासिक वेतन का 10% मकान किराया, 10% मकान किराया, 10% मकान किराया, भत्ता काट लिया जाता है,
काट लिया जाता है, कट गया भैया। इसके बाद शेष वेतन का 20%, शेष वेतन का 20% वह पेट्रोल पर खर्च करता है, वह पेट्रोल पर खर्च करता है, वह पेट्रोल पर खर्च करता है। शेष वेतन का 20% वह शेष वेतन का 20% वह आयकर जमा कर देता है, आयकर जमा कर देता है। अच्छा ठीक है। तथा शेष वेतन का 10% वह तथा शेष वेतन का 10% वह 10% वह कपड़ों पर खर्च करता है, कपड़ों पर खर्च करता है, कपड़ों पर खर्च करता है, कपड़ों पर खर्च करता है। इन खर्चों के बाद उसके पास इन खर्चों के बाद उसके पास 15,552 बचे तो इसका मासिक वेतन बताइए, बचे तो उसका मासिक वेतन इतना है, मासिक वेतन बताना है। ठीक है। एक अधिकारी को मासिक वेतन का 10% मकान किराया, फिर इसके बाद शेष वेतन का 20% पेट्रोल पर, फिर शेष वेतन का 20% आयकर पर, फिर शेष वेतन का 10% कपड़ों पर, इसके बाद 15,552 उसके बाद शेष बचते हैं तो उसका मासिक वेतन बताना है। हमने मान लिया मासिक वेतन 100 रुपये है। ठीक है। अच्छा 10% और मकान के किराए पर खर्च करता है 10%, तो यानी 10 रुपये कहीं ना कहीं खर्च कर देता है किस पे, मकान पे, मकान का किराया हो गया। तो बचा कितना उसके पास, अब 90। अब शेष वेतन का 20% में पेट्रोल पर खर्च करता है, इसका 20% पेट्रोल पर खर्च कर दिया यानी 18 रुपये। शेष कितना बचा उसके पास, ये पेट्रोल पे खर्च कर दिया तो शेष कितना बचा, शेष बचा 90 माइनस 18 यानी 72 रुपये बच गए। अच्छा इसके बाद कह रहा शेष वेतन का 20% वह आयकर जमा करता है, इसका 20% वह आयकर जमा करता है। 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 14.4 रुपये यानी 14.4 रुपये ये टैक्स जमा करता है, आयकर हो गया। अब अच्छा उसके बाद शेष कितना बचा, उसके पास शेष बचा 72 माइनस 14.4 तो 72 हो गया। 10 में से 4 गए 6, ठीक है, और 11 में से 4 गए 7, अच्छा 6 में से गया 5, 57.6 रुपये अभी भी उसके पास बच गए। 57.6 उसके पास अभी भी बच गए। अब उसके बाद 57.6 कहाँ तक खर्च कर दिया, यहाँ तक 20 आयकर, फिर 10%, फिर इसका 10% हुआ है, किस पे खर्च करता है 5.76 रुपये किस पे खर्च करता है 10% कपड़ों पर, ये कपड़े कर दिए। शेष कितने बचे, शेष बचा उसका 57.6 माइनस 5.76, शेष कितना बचा 6 में से 10 में से 4 गए 6 गए 4, 10 में से 6 गए 4, 5 में से 15 में 7 गए 8, ठीक है, और 6 में से 5 गया 1 और 5 51.84 यानी 51.84 रुपये बच गए। तो 51.84 है वो किसके बराबर है, 15,552 शेष रुपए जो बच रहे हैं, ये प्रतिशत है 15,552 के। तो हमें कितना निकालना है 100% क्योंकि मासिक वेतन 100% थी, तो कैसे आ जाएगा 15,552 बटे 51.84 इंटू 100, तो इससे 4 जीरो हो गई, ठीक है, इससे ये काटा ये 3 बार, तो उसकी वेतन कितनी होगी 30,000 रुपये, उसकी मासिक उसकी वेतन कितनी होगी 30,000 रुपये थी। फिर जो है तब तक उसके पास 15,500, समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरेज कर दें। अच्छा स्क्रीनशॉट ले जल्दी लो, ठीक है इरेज करें, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है हमारा, चौथा क्वेश्चन है, एक गांव में पुरुष महिलाएं, एक गांव में पुरुष महिलाएं, एक गांव में पुरुष महिलाएं तथा बच्चे क्रमशः 11:9:5 में हों, 11:9:5 में हों, यदि 80% पुरुष साक्षर हों, 30% महिलाएं निरक्षर हों, 30% महिलाएं निरक्षर हों, निरक्षर मतलब पढ़ी लिखी नहीं है, निरक्षर हों, तथा 90% बच्चे साक्षर हों, पढ़े लिखे हैं। 90% बच्चे तो पढ़े लिखे होते ही हैं। तो इस गांव की निरक्षरता का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस गांव की निरक्षरता का प्रतिशत, किसी भी देश का भविष्य क्या होता है? उसके बच्चे ही होते हैं। निरक्षरता का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, वही देश आगे तरक्की कर सकता है जिसके बच्चे पढ़े लिखे। एक गांव में पुरुष महिलाएं तथा बच्चे क्रमशः 11:, अच्छा पुरुष को हमने मेल कह दिया, महिलाओं को हमने वुमेन कह दिया और बच्चों को चिल्ड्रन कह दिया। तो 11:9:5 के अनुपात में है। यदि 80% पुरुष साक्षर है, 30% महिलाएं साक्षर है और 90% बच्चे साक्षर हो, तो इस गांव की निरक्षरता का प्रतिशत ज्ञात करना। निरक्षर जो पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है। तो हमने मान लिया टोटल लोग 100 हैं गांव में, 100 हैं तो 11:9:20 5 25 सीधा करेंगे। 25 एक्स में मान लिया था, एक्स ये भी एक्स ये भी एक्स, तो 25x बराबर 100, तो x बराबर कितना गया 4, तो ये है 11x, तो ये हो गए 44, ये हो गए 9 चौको 36, ठीक है, और ये 5 है तो ये हो गए 20, ठीक है। 44 आदमी हो गए, औरतें हो गई 36 और बच्चे हो गए 20। अच्छा इसके बाद जो है कह रहा, यदि 80% पुरुष साक्षर हो, हमें निरक्षर निकालना है तो हमें साक्षर से मतलब नहीं। 80% साक्षर है पुरुष, तो 20% निरक्षर है, तो पुरुष कितने हैं 44, और उस 44 का 20% निरक्षर है, 20 100 और 5 40, यानी 8.8 पुरुष क्या है निरक्षर है। फिर महिलाएं कितनी है 36, सीधा दिया इसमें निरक्षर, तो सीधी निरक्षर ही से अपन को काम है। 18 3 तक 9, 18 3 तक 9, 18 3 तक 9 10.8 क्या है महिलाएं निरक्षर है, और बच्चे 90% साक्षर है तो 10% निरक्षर है, बच्चे थे 20 का 10% कितना आ जाएगा 2, ठीक है। अब ये टोटल हो गए निरक्षर लोग, कितने हो गए जोड़ लो इनको, तो 8 8 16 1, ठीक है, 8 2 10 11 2 21.6%, 21.6 लोग निरक्षर हैं, तो 21% निकालना है हमें। टोटल कितने 100 परसेंटेज में रखेंगे 100 यानी 21.6% लोग क्या है निरक्षर इस गांव में टोटल, ठीक है। इरेज करें, अच्छा नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले जल्दी। इरेज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्या है, तीन व्यक्ति ABC, तीन व्यक्ति A B और C, ठीक, जिनका सम्मिलित वेतन 14,400 है, जिनका सम्मिलित वेतन 14,400 है,
अपने वेतन का क्रमशः अपने वेतन का क्रमशः 80%, 85%, 80%, 85% तथा 75% व्यय करते हैं। 75% व्यय करते हैं। यदि इनकी बचत 8:9:20 के अनुपात में हो, तो प्रत्येक का वेतन ज्ञात करो। प्रत्येक का वेतन निकालना है। ठीक है, 3 व्यक्ति ABC हैं, A है, B है, C है। इनका सम्मिलित वेतन कितना है? इन तीनों का 14,400 है। ठीक है, 14,400 है। इनमें क्रमशः 80%, 85%, 75% व्यय करते हैं। ये व्यय हो गए और यहाँ बचत हो गई। व्यय कितना करते हैं? 80% ये, 85 ये और 75 ये, और इनकी बचत है 8:9:20। और ये अनुपात में है तो इसको मान लो के, मान लो, कुछ भी मान लो, के मान लो। अच्छा, बचत हो गई। अच्छा, 80%, 85% और 75% व्यय करते हैं। अगर हम अपनी आय से बचत घटा दें तो व्यय आ जाएगा। सॉरी, आय से व्यय घटा दें तो बचत आ जाएगी। आय क्या होती है? व्यय प्लस बचत। जितना हम खर्च करते हैं और जितना बचाते हैं वही तो आय। ठीक है। अच्छा, 80% खर्च करता है। हमने मान ली ये x है, इसकी वेतन y है, इसकी वेतन z है। ABC भी काम चला सकते हैं। ठीक है, x है, y है, z। अच्छा, ये 80% खर्च करते हैं, व्यय करते हैं, तो 20% बचाते हैं। तो अगर a की बात की जाए तो ये जो है 80% खर्च करते हैं तो कितना परसेंट बचाते हैं? 20% बचाते हैं, यानी x, y, 5 बचाते हैं। b जो है 85% खर्च करते हैं तो 15% बचाते हैं। तो 5×3=15, 5×3=15, 5 हाँ ठीक, 3y 20 और c की बात करेंगे, ये क्या करते हैं? 75% खर्च करते हैं तो 25% बचाते हैं, यानी c बराबर z/4। अच्छा, ये जो हमारी बचत आ गई, ये बचत इसकी बराबर कर दो, क्योंकि बचत बराबर हो जाएगी। x, y, 5 बराबर 8 के, तो x बराबर कितने आ गया? 40 के, और y कितना है? 3y20 इक्वल टू 9 के। तो 3 से 1 आ जाता है। हमने कहा था गुणा में अगर सामने हो तो कट जाता है। y इक्वल टू 20 दिया 60, y बराबर 60 के आ गया, के x बराबर 40 के आ गया। अच्छा, z निकालना है। z है 75, c z/5, तो z/4 इक्वल टू 20 के, तो z इक्वल टू 80 के। अच्छा, के में आ गया, अपना खेल हो गया। कैसे? क्योंकि इनकी टोटल आय 14,400 दे रखी है। अगर इन सबको जोड़ दो, 40 के, 60 के और 80 के, तो 6 4 10 8 18 सीधे लिख रहे हैं। 180 के इक्वल टू 14,400। इनकी सम्मिलित वेतन कितनी है तीनों की? 14,400। तो के बराबर 0 से 0 कट गई, 18 8 144। के बराबर क्या आ गया? 80। के बराबर 80 आ गया। तो हमने x बराबर कितना आया था? 40 की। x बराबर 8 चौको 3200, यानी इसकी वेतन आ गई x की कितनी है? 3200। y की कितनी आ गई? 60 × 80 4800, यानी 4800। और z की कितनी आ गई? 80 के 8 64 6400। तो तीनों की वेतन आ गई। ठीक है, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, फिर ऑप्शन से ट्रिक बता देंगे हम आपको कैसे क्या करना है। देख लें, नहीं तो फिर हम इरेज करें। हाँ, नोट कर लो, आराम से कर लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, इरेज करें। आ गया होगा इसमें। 6वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छे? अच्छा, अब भाई आप ही लोग कह रहे थे क्वेश्चन थोड़ा अच्छे कराओगे। ठीक है, बिल्कुल अच्छे होंगे।
छठवां क्वेश्चन क्या है? व्यंजक x³ y² में x तथा y के मानों में क्रमशः 25% तथा 20% की कमी की जाती है। 25% तथा 20% की कमी की जाती है। ठीक है, कमी हो गई। व्यंजक के मान में कितने परसेंट की कमी आएगी? कह रहा व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। अच्छा, नेक्स्ट बढ़िया क्वेश्चन है, घूम जाए आधे। x³ y² 25% की कमी की जाती है, बचा कितना? x में 25% की कमी की जाती है, बचा कितना? 75। क्यू में है तो क्यू लगा दो, इंटू y में 20% कमी की जाती है, बचा कितना? 80। सॉल्व करो इसे, 25 से 75, 25 चौक 100, तो सीधा कर दी 27 x³ बटे 4 चौक 64, 16 चौक 64, ठीक है, इक्वल टू 20 चौक 80, 20 5 100, 4 चौक 16, 22² 25, 16 से 4 बार, ठीक है, तो ये हो गया 27 x³ y² बटे 100, ठीक है, हो गया। मान में कमी कितनी है और इससे घटा दें, आ जाएगा मान में कमी x³ y² माइनस 27 x³ y² बटे 100, तो जो हो जाएगा 100 में 27 गए, कितने बचे? 73 x³ y² बटे 100। मान में प्रतिशत कमी, अब प्रतिशत चाहिए हमें, प्रतिशत कितनी हो जाएगी? 73 x³ y² बटे 100 चाहिए, कितने में? x³ y² 2 x³ y² इंटू 100, जो यहाँ चला जाएगा तो हो जाएगा 73 x³ y² बटे 100 इंटू x³ y² इंटू 100, इससे ये तो कितने मान में कमी हुई? 73% आ गया होगा, ठीक है, हो गया। नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लो, आप अच्छी तरह आराम से नोट कर सकते हैं, ठीक है। एडिट करें, हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, ये लिखा है, अब हो गया। जल्दी अपनी कलम को चलाया करो, नहीं तो मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा भी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन है। यदि ए की आय का 60%, यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर हो, बी की आय के 75% के बराबर हो, 75% के बराबर हो, तो बी की आय ए की आय की कितने %? ए की आय के कितने %? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। कह रहा ए की आय का 60%, ठीक है, प्रतिशत है तो 100 लगा दिया, बी की आय के 75% के बराबर, जैसे ये कट गए, और 15 चौक 60, 15 15 75, तो 4a बराबर 5b, b बराबर आ जाएगा 4a बटे 5। कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा बी की आय के 75%, बी की आय ए की आय कितना %? बी की आय जो है, बी की आय ए की आय का, तो बी की आय कितनी है? 4a/5, और ए की आय कितनी है? ए ही है, इंटू 100, ए से ए कट गया, 5 से ए कट गया, 5 दूनी 10, यानी 80% के बराबर। सिंपल है, लेकिन काफी क्वेश्चन ये वाले आ जाते हैं कि बी की आय ए की आय का, लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऊपर बी को रखे। भाई बी की आय पूछा है, ए की आय के कितने, ए की आय के कितने हैं, तो ए की आय नीचे आएगी, बी की आय ऊपर आ जाएगी, बस इतना है खेल इसमें, यही आपको याद रखना, ठीक है। ये हमारा हो गया आज का। अच्छा, अब क्या होगा?
क्वेश्चन अच्छे लगे आप लोगों को? अच्छा, ठीक लगे, ठीक है। और लेवल बढ़ाएं, और भी हम एक दो वीडियो में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। हाँ, तो फिर आज जो है हमारा परसेंटेज का पार्ट 5 था। अच्छा, तो फिर जो है, तो आज की वीडियो यूट्यूब पे फिर डाली जाएगी। यूट्यूब वीडियो अगर आपको पसंद आए, क्वेश्चन अच्छे लगे, आपके पढ़ने में हेल्प दे रहे हो, लेकिन आपको प्रैक्टिस खुद करना पड़ेगा। प्रैक्टिस आप कर रहे हैं। अब वीडियो अगर आपको हमारी अच्छी लगी तो वीडियो को करें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, इतना ही चाहते हैं। लाइक करने से क्या होगा? लाइक करने से ये होगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई। सब्सक्राइब करने से, सब्सक्राइब केवल एक बार करना पड़ता है चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम जो भी लेटेस्ट वीडियो डालेंगे तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। आप जो है उससे देखेंगे, अच्छा कंटेंट उससे छांट लेंगे, या जो क्वेश्चन आपको पसंद आए वो देख लेंगे, समझ लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। शेयर करने से क्या होगा? शेयर करने से होगा कि ये वीडियो जब उन लोगों के पास जाएगी जिन्हें इनकी आवश्यकता है, यानी वो लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। ये केवल उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक के हिसाब से ही परसेंटेज नहीं है, ये संपूर्ण परसेंटेज है। आप कोई भी वनडे एग्जाम दें स्टेट का, आपको कंपटीशन से यहाँ से बाहर आपका क्वेश्चन, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये नहीं कि हुबहू यही आ जाए, इसी टाइप के आ सकते हैं, ठीक है। तो उनसे क्या होगा कि लोग जो जिन्हें आवश्यकता है वो वीडियो को देखेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा कंटेंट, उसको देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, कमेंट करने से क्या होगा? हमारी वीडियो में हम हमारे वॉइस में, हमारे क्वेश्चंस में किसी प्रकार की दिक्कत हो, डाउट हो, कोई भी जो है दिक्कत हो तो आप कमेंट करें। आप जो है कमेंट करेंगे, अपनी प्रतिक्रिया देंगे, तो कहीं ना कहीं हमें भी अच्छा लगेगा कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। आप जो है जैसे कि अभी UPSSC, अब हम बता दें, जैसे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, इसने क्या है कि बहुत समय से 2016 में लेखपाल की वैकेंसी क्लियर कराई थी, इसके बाद से वैकेंसी क्लियर नहीं करा पा रहा, तो इन्होंने इसी सुविधा के लिए उन्होंने पैड बनाया, जो हम अच्छा, ये पैड इसलिए बनाया गया है ताकि जो है वैकेंसी जल्दी क्लियर हो। पैड से क्या होगा कि जो है जो जैसे 15 लाख 20 लाख बच्चों ने जो फॉर्म डाला पैड का, ये जो पैड पास करेंगे, जो एक उनकी लिमिटेशन रखा है कि इतने लड़के पास करेंगे, जब इतने लोग पास हो जाएंगे तो वही लोग जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो UPSSC है, इससे जो वैकेंसियाँ निकालेगा तो वो वही लड़के फॉर्म भर पाएंगे जो पैड पास है। और ये जो है साल में 2 बार होगा परीक्षा, मतलब कि साल में 2 बार, मतलब 6 माह में 1 बार। अच्छा, पैड पास हो गया, अब पैड का ये कब एग्जाम कराते हैं देखते हैं। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।